प्रिय पाठकों, आज जिस विषय को इसके साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, उसका संबंध पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अंग्रेजी में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। इन दिनों यूपीएससी में हो, चाहे स्टेट सर्विसेज की परीक्षा हो, सिविल सेवा की परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, एवं अन्य परीक्षाओं में भी इन विषयों से प्रश्न अपेक्षित हैं। यह सूचनाओं छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि आप इस संदर्भ में भी अर्थात एनवायरनमेंट इकोलॉजी से संबंधित सूचनाओं को अपने साथ संग्रहित करके रखें। अर्थात आज जिस विषय को लेकर के चर्चा होगी वह होगी भारत में उन आर्द्र भूमि के संदर्भ में जिसे अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, और इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उन स्थलों की चर्चा होगी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के द्वारा रामसर स्थलों की सूची में दर्ज कराया गया है। तो आज उन्हीं रामसर स्थलों की चर्चा होगी जो भारत में निर्धारित किए गए हैं या यूनेस्को के द्वारा अंकित किए गए हैं। तो उससे पूर्व यह जानना जरूरी है कि रामसर स्थलों में किन किन स्थानों को चुना जाता है। तो मैं बता दूं कि वेटलैंड जिसको कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, ये वो स्थल होते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फाउना ऐसे विकसित होते हैं जो कहा जाए तो वो लुप्तप्राय की स्थिति में रहते हैं। उन्हें यूनेस्को के द्वारा उन विशेष स्थलों के नामकरण से नवाजा गया है, जिसे रामसर स्थल की संज्ञा दी गई है। तो इससे पूर्व यह जानना जरूरी है कि आर्द्र भूमि जिसे अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, ये किसको कहा जाता है। तो आज की चर्चा में मैं उसकी चर्चा करूंगा, उसका परिचय दूंगा। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा ये रामसर स्थलों के चयन की प्रक्रिया में कब ये आगाज हुआ या स्थितियां कब बनी जिसमें वैश्विक स्तर पर उन स्थानों को चयनित किया गया, उनका भी नामकरण कोशिश की जाएगी आपके साथ सांकेतिक रूप से साझा करने की। और भारत में कौन कौन से स्थल हैं, इसके अलावा इस संदर्भ में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो परीक्षा उपयोगी होगी, जो बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में परीक्षा में देखे सुने जाते हैं, या फिर उसकी चर्चा आज के साथ साझा की जाएगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आर्द्र भूमि का परिचय लेते हैं। आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड किसको कहा जाता है? तो आर्द्र भूमि सामान्य रूप से उस स्थान को कहा जाता है जहां वर्ष में 8 महीने पानी रहता है, या फिर वहां जल का जमाव 8 महीने तक रहता है, उसे आर्द्र भूमि की संज्ञा दी जाती है, अर्थात वेटलैंड की संज्ञा दी जाती है। और इसी को केंद्रित करके ही आज का व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो भारत में चिन्हित ऐसे स्थलों की जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अर्थात इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों का नाम दिया गया है। तो चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि रामसर स्थल नाम आखिर वजूद में आया कैसे। तो वर्ष 1971 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरण संधि के रूप में इस रामसर स्थलों के नाम को जाना जाएगा, और इसका नाम ईरान के एक रामसर नामक शहर में के नाम से रखा गया है, क्योंकि वर्ष 1971 ईस्वी में इसी स्थान विशेष पर वैश्विक स्तर पर इस पर चिंता व्यक्त की गई थी, अर्थात कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वैसे रामसर स्थलों के को 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है, वर्गीकृत करके समझा जा सकता है, अर्थात आर्द्र भूमि समुद्र तटीय भूमि के उन विशेष क्षेत्रों को, दूसरा अंतर्देशीय भूमि के उसके खास क्षेत्रों को, और मानव निर्मित भूमि को। तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार अर्थात रामसर जो अभिसमय या कन्वेंशन के अनुसार मैंग्रोव जैसे स्थल, दलदल जैसे स्थल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और चावल के खेत, प्रवाल भित्ति जैसे क्षेत्र एवं समुद्री क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के, यूं कहा जाए कि 6 मीटर से अधिक जो स्थान गहरे ना हो, ऐसे स्थानों को रामसर स्थलों के रूप में निर्धारित किया गया है। विश्व में ऐसे अगर रामसर या आर्द्र भूमियों की बात की जाए, वेटलैंड्स की बात की जाए, तो दुनिया में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.4% इस तरह के आर्द्र भूमि कवर करती है। जबकि भारत में देखा जाए तो इसरो के द्वारा जो संकलित आकलन किए गए हैं, उसके अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% क्षेत्र इस तरह की आर्द्र भूमि कवर करती है, और उन्हें ही रामसर स्थलों के रूप में चयनित किया गया है। तो 1971 ईस्वी में ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन में
170 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था और भारत इस संधि का हिस्सा 1982 ईस्वी में बना। तो अभी आपकी चर्चा हो रही है रामसर स्थलों को ध्यान में रख करके, अर्थात इसकी रूपरेखा या इसके इतिहास के संदर्भ में। विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक रामसरों की बात चल रही है, रामसर स्थलों की बात चल रही है, तो सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम में है, जहां इसकी संख्या लगभग 175 है। इस तरह से मैक्सिको का स्थान दूसरे स्थान पर है, जहां रामसरों की संख्या, रामसर स्थलों की संख्या 142 है। वैसे पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 2400 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, जिन्हें रामसर स्थलों की संज्ञा दी गई है। अब प्रश्न आता है कि वेटलैंड अर्थात आर्द्रभूमि को रामसर स्थल क्यों डिक्लेयर किया जाता है। वो इसलिए घोषित किया जाता है कि वहां पर कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा और फाउना के रूप में वजूद में रहते हैं, जिनके संरक्षण की विशिष्ट आवश्यकता होती है। तो उस शहर में अर्थात ईरान में 1971 ईस्वी में जो एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था, उस वक्त इसके आधिकारिक भाषा के रूप में यह भी बताना जरूरी है कि अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच, इन 3 भाषाओं को उस कन्वेंशन के आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया था, स्वीकृत किया गया था। अब यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 6 और अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो इसके भागीदार माने जाते हैं, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसके हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है ना, जो पक्षी संरक्षण के लिए अधिकृत एक संस्था है, जो एनजीओ के रूप में है। दूसरा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात जिसको शॉर्ट में IUCN कहते हैं, यह भी एक एनजीओ है। इस तरह से अन्य संस्था के रूप में वेटलैंड इंटरनेशनल की बात की जाए, 1937 ईस्वी में स्थापित इस संस्था का यह भी रामसर सम्मेलन के स्थापित या फिर उसके संगठन के भागीदारी संगठन के रूप में है। यह भी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। इस तरह WWF, जिसको विश्व वन्य जीव कोष के रूप में कहा जाता है, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, ये फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा श्रीलंका देश के द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे ही वाइल्ड फॉल है, अर्थात वाइल्ड फॉल फॉर वेटलैंड ट्रस्ट है। ऐसे कुछ संगठन हैं जो इसके भागीदार संगठन के रूप में माने जाते हैं। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि दुनिया के दूसरे देशों में रामसर स्थलों का जो नामकरण हुआ है, चिन्हित किया गया है, उसमें हमारे देश की क्या स्थिति है। अर्थात भारत में देखा जाए तो रामसर स्थलों की संख्या 75 अर्थात 75 है, और उनमें सबसे बड़ा वेटलैंड अर्थात रामसर आर्द्रभूमि की बात की जाए तो सुंदरवन का वेटलैंड है, जो लगभग 4230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत में कुछ सामान्य ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में मैं कुछ बातें जोड़ दूं कि हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड जो है, रेणुका आर्द्रभूमि जो है, ये देश का सबसे छोटा वेटलैंड है। और भारत में अगर आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा राज्य के क्या नाम लिया जाए तो वो गुजरात है, जहां वहां पर कुल भूमि का कहा जा सकता है तो 8.13% वहां कुल भूमि का आर्द्रभूमि के रूप में विकसित है। अब यह भी जानना जरूरी है पाठकों को, क्योंकि इन दिनों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल चिन्हित किए गए हैं, तो उसका नाम तमिलनाडु है, जिसकी वहां पर रामसर स्थलों की संख्या 14 है। और दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश का नाम आता है, वहां उसके रामसर स्थलों की संख्या 10 चिन्हित किए गए हैं। और अगर भारत में इस तरह से प्रथम रामसर स्थल का नामकरण किया जाए तो उसका नाम चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर उसकी विशिष्टता के कारण अर्थात बायोडाइवर्सिटी के उस विशिष्टता के कारण उसे पहला स्थान दिया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो वर्ष 1981 ईस्वी में रामसर स्थलों के रूप में इस स्थान विशेष को चयनित किया गया था, अर्थात चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है। आगे मैं चर्चा करूंगा कि सरकार के द्वारा वेटलैंड्स अर्थात ये जो रामसर स्थल या कहा जाए आर्द्रभूमि को इसलिए प्रश्रय दिया जाता है क्योंकि ये जो होते हैं, इस तरह के जो इकोलॉजी जो होती है, वो एक तरह से कार्बन को स्टोर करने का काम करती है, और ये इस स्तर तक करती हैं जितना यहाँ तक कि ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट से भी अधिक इनकी क्षमता होती है कार्बन को स्टोर करने की। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो
विश्व के जलवायु या कहा जाए तो इनकी एक बहुत ही महती भूमिका दिखाई देती है आर्द्र भूमियों की। इसलिए इसका संरक्षण वैश्विक स्तर पर एक चिंता का विषय हो गया है। चलिए इसकी चर्चा में आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जहां तक वेटलैंड के महत्व की बात है कि यह स्थल कहा जाए कि जलवायु और भूमि के उपयोग करके एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूं, ग्रीन हाउस गैस को उसके रिलीज को कम करके और सक्रिय रूप से एकत्र करने की क्षमता को बढ़ा करके कहा जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जिसको कहते हैं, इसके अलावे नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, और अन्य ग्रीन हाउस की सांद्रता को स्थिर करने में एक तरह से सहायता करता है। इसके साथ साथ आर्द्रभूमि की बात की जा रही है तो इस समुद्र तटों में देखा जाता है कि उसको समुद्र तटीय क्षेत्र में बाढ़ से भी रक्षा करने में बहुत मददगार साबित हुआ है। तो इस तरह की आर्द्रभूमि की कई महत्ता देखी जा सकती है प्राकृतिक संदर्भ में। तो वर्ष 2014 से थोड़ी सी गणना कर दी जाए तो वर्ष 2014 से भारत में लगता है 2014 तक 26 रामसर स्थलों को चयनित किया गया था, और उसके बाद 2014 के बाद तक देखा जाए तो पूरे भारत देश में इनकी संख्या और 49 नए रामसर स्थलों को चयनित किया गया। तो दोनों की संख्या मिलाकर के कहा जाए तो भारत में अब उनकी संख्या मिलाकर के 75 हो गई है, जिनमें अगर राज्यवार इनको विवरण दिया जाए तो आंध्र प्रदेश में एक है, अर्थात कोलेरू झील के रूप में। उसी तरह से असम में देखा जाए तो असम में भी एक है जिसको दीपोर झील के रूप में कहते हैं। इस तरह से बिहार में एक है जिसको कांवर झील है जो कि बेगूसराय जिले में है। इस तरह गोवा में एक है नंदा झील के रूप में। इसी तरह राज्यवार में आगे वर्णन करूं तो गुजरात में 4 है जिनमें खिजड़िया का आर्द्रभूमि प्रसिद्ध है, उसी तरह से नल सरोवर का आर्द्रभूमि है, बाधवाना आर्द्रभूमि प्रमुख है। इस तरह हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इस तरह के इस सूची में आता है। जरा से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का जो आर्द्रभूमि का जो चिन्हित स्थल है उसकी संख्या 3 है, जिसमें एक चंद्रताल है, पोंग बांध ताल है और रेणुका झील है। इस तरह से केरल में बात की जाए तो केरल में 3 आर्द्रभूमि के रूप में चयनित है जिसे रामसर स्थलों की सूची में दर्ज कराया गया है, जिसमें अष्टमुदी वेटलैंड है, उस तरह से संसंकोटा है, और दूसरा बिम्बवाट वेटलैंड है, जिसको आप कह सकते हैं कि देश का सबसे लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं कि ये आर्द्रभूमि है। इस तरह से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 है जिनमें भोज वेटलैंड है, सिरपुर झील है, यशवंत सागर झील है जिसे शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो अभी मैं चर्चा कर रहा हूं राज्यवार ऐसे आर्द्रभूमि स्थलों की जो परीक्षा में मैच द कॉलम्स के संदर्भ में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह मणिपुर राज्य में एक है जिसमें लोकटक झील के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे तैरती हुई झील भी कहते हैं। इस तरह उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में अनसुपा झील है, भीतरकर्णिका झील है, उस तरह से हीराकुंड जलाशय है जिसमें 54 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, उस तरह से तमकारा झील भी है। तो कमोबेश देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में इस तरह के वेटलैंड से आर्द्रभूमि चिन्हित किए गए हैं जो उस विशेष प्रकार की फ्लोरा और फाउना के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने चिन्हित किए हैं। इस तरह से पंजाब की बात की जाए तो हरिके वेटलैंड्स, नांगल वेटलैंड्स और रोपड़ वेटलैंड्स, ये 3 प्रमुख हैं। इस तरह से तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में जैसा मैंने बताया कि भारत में सर्वाधिक वेटलैंड तमिलनाडु राज्य में है, तो मैं उनके कुछ प्रमुख वेटलैंड का नाम दे रहा हूँ, जैसे चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, उस तरह से कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, उस तरह से सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि इत्यादि, ऐसे कुछ प्रमुख स्थल हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश की बात कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश में जैसे हैदरपुर वेटलैंड हो गया, नवाबगंज पक्षी विहार हो गया, उस तरह से समरसपुर पक्षी विहार हो गया, इस तरह से पक्षी अभ्यारण्य इस सूची में आते हैं। लद्दाख में भी एक है जिसको सोसमराई जिसको कहते हैं, है ना, सोसमरी झील, जिसको कहा जा सकता है हाईएस्ट रामसर स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। इस तरह से महाराष्ट्र में भी है जिसको आप कह सकते हैं नांदूर मुंदमेश्वर और दूसरा लोनार लेक, इस तरह से थाने क्रीक लेक, ये महाराष्ट्र राज्य के एक प्रमुख वेटलैंड्स हैं। जो जहाँ तक थाने क्रीक की बात करूं तो वो स्थल जो है सो फ्लेमिंगो के अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है। तो इस तरह से अभी हमने भारत में फैले हुए उन सभी
राज्यवार उन जानकारियों को साझा किया। लेकिन परीक्षा में एक और जानकारी आपसे अपेक्षा की जाएगी, तो वो होगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। तो वेटलैंड से संबंधित मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का तात्पर्य उन स्थलों से है जो वेटलैंड्स एक तरह से कहा जाए तो डिग्रेडिंग की अवस्था में है, अर्थात तो वहां किसी न किसी कारण से, प्राकृतिक कारणों से या मानवीय हस्तक्षेप के कारण वो स्थान में मौजूद जो विशिष्ट किस्म के इंडेंजर्ड स्पीसीज है वे खतरों की कगार पर आ चुके हैं। तो भारत में भी ऐसे 2 स्थलों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची में दर्ज किया गया है, जिनमें आप केवलादेव का राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर का लॉकटेक झील है। तो इस तरह से आज आपने एक शीर्षक विशेष पर केंद्रित करके आज मेरा व्याख्यान आपने सुना। तो आज का विषय था कि आर्द्र भूमि क्या होती है और यूनेस्को के द्वारा भारत में कितने स्थलों को रामसर सम्मेलन के तहत, उस नामकरण के तहत उन संरक्षित स्थानों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे रामसर स्थलों का नाम दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित जो भी संक्षिप्त व्याख्यान जो आप तक मैंने पहुंचाया है वो परीक्षा उपयोगी होगी। इस संदर्भ में आप मेरे इस वीडियोस को ध्यान से सुने, बारी बारी से सुनने की कोशिश करें ताकि कुछ काम की बातें आपके पक्ष में आ जाए। इस तरह मैं किसी और नए विषय पर, जो ज्वलंत विषय होंगे, उस पर केंद्रित करके एक नया व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। आज आपने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।